हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एजुएल वायर में आपका स्वागत है। मैं जया। हम लोग प्राचीन भारत की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने अनेक महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग लगभग इसके आखिरी पार्ट की तरफ चल रहे हैं, यानी कि अब प्राचीन भारत धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में किस प्रकार की स्थितियां थी। हालांकि अभी उसमें थोड़ा सा समय है, अभी कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, उन पे ध्यान देना जरूरी है। तो अभी हमने लास्ट पार्ट में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था मौर्योत्तर काल का पार्ट फर्स्ट, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट सेकेंड को। पार्ट सेकेंड में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था मौर्योत्तर काल का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का अंत होता है और उसके बाद जो शासक उभरते हैं वो मूल रूप से ब्राह्मण शासक थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बौद्ध धर्म को पीछे करके किस प्रकार से भागवत धर्म और ब्राह्मण धर्म का उदय होता है और फिर वही कंटिन्यू चलता है प्रोसेस, उसी पर हमने बात की थी। वहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने। इसके बाद अब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो पढ़ने जा रहे हैं भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी मौर्य काल के अंत के बाद और कुछ ब्राह्मण वंशों के उदय के पश्चात किस प्रकार से भारत में स्थितियां निर्मित होती हैं और इन निर्मित स्थितियों में किस प्रकार से भारत पर कुछ विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं। तो वहाँ से कुछ प्रश्न बनेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इनके प्रशासन को लेकर बनते हैं, कुछ संवत को लेकर के किस प्रकार से कैलेंडर जारी किए, ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे प्रश्न की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, यानी कि इनके क्रम को लगाने के लिए आपसे कहेगा। भीतर के भागों में बहुत सारी चीजें नहीं है, कुछ बेहद ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से, मुद्राओं से यहाँ सबसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप चैप्टर को ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहले भारत पर कौन कौन से विदेशी शासकों ने आक्रमण किया। तो हमें पता है क्योंकि मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्य काल में भारत में यवनों का आक्रमण हुआ था। तो जो सबसे पहले आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी के रूप में हम देखेंगे वो कौन है, इंडोग्रीक, यानी जिनको हम हिंद यवन के नाम से जानते हैं। दूसरे शासक शक, तीसरे पल्लव और चौथे कुषाण थे। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनता है कि इसको क्रम से लगाइए कि इनमें से कौन सा पहले कौन सा बाद में आया। तो आपको इसका क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले भारत में इंडोग्रीक ने विदेशी आक्रमण किया। अब ये विदेशी आक्रमणकारी किधर से आते हैं भारत में, तो आपको पता है क्योंकि भारत की तीनों तरफ से सीमाएं जो यानी कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट तथा नीचे वाला यानी कि पेनिसुलर पार्ट जो है वो एक तरह से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है ना। पूर्वी भाग में इसके बंगाल की खाड़ी है और जो पश्चिमी भाग है वहाँ अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये तीनों भाग से तो कोई विदेशी आक्रमणकारी तभी आ सकता है जब उनकी नौसेनाएं बहुत ही अच्छी हो, तब वो समुद्र पार करके भारत आएंगे। लेकिन यहाँ से वे आक्रमण नहीं करते हैं, बल्कि उनके आक्रमण का जो मूल केंद्र होता है वो भारत का एक पहाड़ी हिस्सा यानी नेपाल वाला भाग जो है वो तो घिरा हुआ था पूरी तरह से हिमालय से, लेकिन कुछ भाग जो कश्मीर से होकर अफगानिस्तान और कश्मीर वाला भाग जो जुड़ा हुआ है उसी भाग से विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते हैं। तो अगर आपसे कभी भी ये पूछ लेगा मैप में कि किस भाग से विदेशी आक्रमणकारियों ने प्राचीन भारत पर आक्रमण किया, तो वो भाग कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर से यानी अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ जो भाग है। तो यहाँ पे इंडोग्रीक, जिसको हम हिंद यवन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से संस्थापक से क्वेश्चन तो नहीं बनता है, फिर भी संस्थापक जानना आपके लिए जरूरी है। तो हिंद यवन के जो संस्थापक थे वो ड्रेमेटियस प्रथम थे तथा इसके प्रमुख शासक जो थे वो ड्रेमेटियस तो था ही क्योंकि उसने इस वंश की स्थापना की। उसके बाद मिनांडर, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेगा कि जो हिंद यवन में जो महत्वपूर्ण शासक हुआ मिनांडर, और इस मिनांडर से जो क्वेश्चन बनता है वो यह है कि मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु हुए नागसेन, इनके बीच में कुछ धर्म को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई और इस चर्चा को एक बुक में जो है लिखा गया, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक बुक है जिसको हम मिलिंद पन्हु के नाम से जानते हैं। तो मिलिंद पन्हु जो है बुक किससे संबंधित है, ये मिनांडर और नागसेन की धर्म पर चर्चा को लेकर के जो भी बातें हुई हैं उससे संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, मिनांडर इसका बहुत महत्वपूर्ण शासक था। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, राजधानी
राजधानी को लेकर के कि इंडो ग्रीक की राजधानी क्या थी। इनकी राजधानी साकल थी, साकल जिसको हम सियालकोट के नाम से भी जानते हैं। एक बात और याद रखिए, इन्हीं को बैक्टीरियन भी कहते हैं, यानी कि अगर यहाँ से तीनों में से कोई भी नाम दे, इंडो ग्रीक, हिंद यवन या बैक्टीरियन, तो एक ही बात है। क्योंकि कई बार आपको उलझाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन देगा कि इंडो ग्रीक ने पहले जो है आक्रमण किया या हिंद यवन ने या बैक्टीरियन ने, तो ये तीनों लोग एक ही हैं। अब यहाँ से आपने मिनांडर से जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था वो जान लिया मिलिंद पन्नों को लेकर के। राजधानी इनकी साकल यानी सियालकोट थी। अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ये याद रखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हमेशा ही बनते आए हैं कि भारत पर यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ। तो हम जानते हैं, क्योंकि हमने मौर्यकाल में पढ़ा है, तो मौर्यकाल में हमने देखा था जो सिक्के चलाए जाते थे वो आहत सिक्के थे, और जिसको हम पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भारत पर यूनानी आक्रमण होता है तो भारत में लोग सांचों से सिक्के की ढलाई सीख जाते हैं, यानी कि किसी धातु को पिघला करके और फिर उसको सांचे में भर दिया जाता था। इस प्रकार से सिक्के निर्मित होने लग गए। यह प्रभाव किससे देखने को मिलता है? भारत पर यह यूनानी प्रभाव था। उसके बाद दूसरा, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, यह सब अंकित रहता था, यानी तिथि अंकित रहती थी, नाम और चित्र। इसके बाद जब आप देखेंगे आगे तो गुप्त काल में जब आप पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा एक बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन जो कि गुप्त काल से आता है, जिसमें पूछता है कि कौन सा राजा था जिसका संगीत यानी बीड़ा बजाते हुए चित्र दिखाया गया है सिक्कों पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार बनते आए हैं। तो ये जो मुद्राओं पर चित्र बनाने की कला है या फिर तिथि अंकित करने की कला है, ये सब कहाँ से आई है? तो ये भारत पर यूनानी प्रभाव था। इसके बाद हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ। तो ये हेलेनिस्टिक कला क्या थी? ये गांधार कला, यानी कि जो गांधार कला समझ लीजिए, और भारतीय कला का मिश्रण है, इसी को कहते हैं हम लोग जो है हेलेनिस्टिक आर्ट। इस हेलेनिस्टिक आर्ट को आप ऐसे समझ लो कि यवन कला और जो भारतीय कला है इसको मिला करके हेलेनिस्टिक कहा जाता है। तो हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ, जिसका प्रभाव आप बुद्ध काल की मूर्तियों पर देखेंगे कि ये भगवान बुद्ध की जो स्लेटी कलर की मूर्तियां बनाई गई हैं, ये मूर्तियां मूल रूप से जो है हेलेनिस्टिक आर्ट से ही संबंधित है। क्योंकि जैन धर्म की जो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई मूर्तियां ये भारतीय कला का प्रतीक है, और जो बौद्ध धर्म की मूर्तियां यानी भगवान बुद्ध की जो स्लेटी कलर की मूर्तियां हैं, ये इन मूर्तियों पे आप यूनानी प्रभाव देख सकेंगे। इसके बाद रंगमंच पर जो पर्दा गिरता है, जैसे कोई जब रंगमंच पर कोई आता है कलाकार तो फिर पर्दा हटता है और फिर जब वो जाता है तो पर्दा गिराया जाता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये हम यूनानी प्रभाव के तहत ही पढ़ते हैं। तो ये कुल मिलाकर सांचों से सिक्कों के निर्माण की विधि, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र अंकित होना और हेलेनिस्टिक कला का विकास, रंगमंच पर पर्दा गिरने और उठने की प्रथा, ये सब यूनान से संबंधित है। आगे बढ़े तो इसी क्रम में दूसरे शासक कौन हुए? तो शक। और ये शक कहाँ से आते हैं? तो कहा जाता है कि ये लोग चीन के रहने वाले थे, यानी चीनी थे, और इन शकों को सीथियन नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये सीरिया के उत्तर में रहते थे और ये बोलन दर्रे से होकर के भारत में आए। माफी चाहती हूँ, ये जो है शक सीथियन कहे जाते हैं, ये सीरिया में रहते थे, चीन में नहीं, है ना। इसके बाद यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, खाली आपको क्रम के रूप में याद रखना है। उसके बाद इसके जो प्रमुख शासक हैं वो कौन थे? रुद्रदामन। रुद्रदामन से क्वेश्चन बनेगा। रुद्रदामन से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो कि मौर्य काल में एक झील थी, सुदर्शन झील, जिसका कई राजाओं ने पुनर्निर्माण करवाया है। तो इसी क्रम में आप याद रखिए कि रुद्रदामन भी एक राजा हुआ जो कि शक से संबंधित है, और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने जो है पुनर्निर्माण करवाया है किसका? सुदर्शन झील का। इसके बाद संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्रदामन ने लिखवाया। ये जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो भी आप मौर्य काल में जितने भी आपने अभिलेख देखे हैं ये सारे अभिलेख आप देख रहे थे कि खरोष्टी, ब्राह्मी और इस प्रकार की लिपियों से संबंधित थे। लेकिन जो शासक रुद्रदामन
ब्राह्मण था, इसको संस्कृत भाषा से बहुत गहरा लगाव था, तो उसने जो भी अभिलेख लिखवाया वो संस्कृत में था। तो पहला जो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है आपको संस्कृत में लिखा हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ये जो है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। अब इनकी राजधानी की बात करें तो शकों की राजधानी तक्षशिला थी। तो इस प्रकार से यहाँ से यही इतने क्वेश्चन बनने थे। आगे बढ़े पल्लव की तरफ, तो पल्लव से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ यही कि इनका प्रमुख शासक कौन था, गोंडोफर्निस था। तो आप इसको खाली क्रम के रूप में याद रखें। उसके बाद बढ़ेंगे कुषाण वंश से। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे चैप्टर में, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे वो कुषाण ही रहे, और कुषाणों से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर इनकी संबद्ध, इन्होंने जो संबद्ध चलाई उससे लेकर के क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात बाद में करते हैं। पहले आप इसमें से जो जनरल क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। अभी बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के। कुषाण वंश जो है इसको यूची या तोकरी भी कहा जाता है, और ये लोग चीन के रहने वाले थे। इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो कुजुल कड़फिसस थे इनके संस्थापक। इसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए, यानी ये जो कुजुल कड़फिसस है इसने क्या किया, तो इसने रोमन सिक्कों की नकल की और तांबे के सिक्के चलाए। फिर दूसरा इसका महत्वपूर्ण शासक होता है बिम कड़फिसस। इसने भारत में इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक भारत में था, यानी कि इसने संस्थापक तो यही था कुजुल कड़फिसस, लेकिन भारत में इस वंश की स्थापना किसने की है, तो बिम कड़फिसस ने। उसने क्या किया, उसने सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया है वो सबसे बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। अगर शुद्ध सोने के सिक्कों की बात करेगा कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो यहाँ पर आ जाइए, ये हिंद यवन थे जिन्होंने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। लेकिन बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो ये कुषाण वंश था। उसके बाद इन सिक्कों में एक तरफ तो यूनानी लिपि लिखी हुई थी और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि में कुछ लिखा होता था, यानी कि राजा का नाम, चित्र, यही सब जो कुछ चीजें थी वो यूनानी लिपि और खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण किया गया। भारत में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है वो बिम कड़फिसस को ही जाता है, और यह इस वंश का जो प्रमुख शासक था वो कनिष्क था। आइए बात करें कनिष्क को लेकर के। कनिष्क का जो राज्यारोहण था वो 78 ईसा पूर्व में हुआ, और उस समय उसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में एक संबत चलाई जिसको शक संबत कहते हैं, और भारत सरकार जिस संबत का प्रयोग करती है वर्तमान में वो शक संबत ही है। तथा दूसरा प्रश्न यहाँ से जो बनेगा वो ये था कि कनिष्क ने कौन सी उपाधियां धारण की, तो कनिष्क ने रोमन सम्राट की भांति कैसर या सीजर की उपाधि धारण की, और इसकी प्रथम राजधानी पेशावर थी, यानी कि कुषाणों की प्रथम राजधानी पेशावर थी। बाद में जो है राजधानी कनिष्क ने मथुरा ट्रांसफर कर दी। इस प्रकार से कुषाणों की दो राजधानी के संबंध में हम पढ़ेंगे, पहली पेशावर और दूसरी मथुरा। कनिष्क बहुत ही बौद्ध धर्म का संरक्षण करता था, यानी वो बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था, और बहुत ही बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ही उसका मतलब झुकाव था। इस प्रकार से वो बौद्ध धर्मानुयायी था, और उसके दरबार में कई सारे जो है बौद्ध भिक्षु भी रहते थे, और बहुत सारे विद्वान उसके दरबार में रहते थे। किसी न किसी तरह से वो संरक्षण देता था बौद्ध धर्म को। इस प्रकार से कनिष्क को द्वितीय अशोक कहकर भी संबोधित किया गया। तो इसके काल में, यानी कि कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ से आपने जब चार्ट पढ़ा था कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, तो जो अंतिम बौद्ध संगीति यानी चौथी बौद्ध संगीति जिसका आयोजन कुंडलवन में किया गया और जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने जरूर की थी, लेकिन आयोजन जो था वो कनिष्क के शासनकाल में ही होता है। इसके दरबार में कुछ महत्वपूर्ण जो है विद्वान रहते थे। इन विद्वानों से नाम पूछा जाता है, यानी पार्श्व, अश्वघोष, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म से संबंधित अश्वघोष, और फिर वसुमित्र, ये अध्यक्षकर्ता ही थे, यानी ये अध्यक्ष थे चौथी बौद्ध संगीति के। नागार्जुन और चरक जो थे आयुर्वेद के जानकार थे। तो इस प्रकार से अनेक विद्वानों का उसने संरक्षण किया। तथा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा सिल्क रूट को लेकर के, जो चीन से रेशम का
रेशमी वस्त्र या रेशम का जो आयात निर्यात होता था वो एक निश्चित मार्ग के द्वारा होता था, जिस मार्ग को हम सिल्क रूट या फिर सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं। तो कनिष्क ने उस सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण कर लिया और नियंत्रण करके वहाँ से चुंगी यानी टैक्स प्राप्त करता था। तो इस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण इसने कार्य किया, जिस कार्य के बदले में जब इसको टैक्स मिलने लग गया तो धीरे धीरे करके इसके राज्य की उन्नति होने लग गई। तो सिल्क मार्ग पर नियंत्रण प्राप्त करने वाला जो शासक था वो कनिष्क था। इसके बाद यहाँ से जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। तो एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, पूरा सारे ही बिंदु इसके। राज्यारोहण होता है कनिष्क का 78 ईस्वी में और इसने शक संवत चलाया जिसको भारत सरकार प्रयोग करती है। और कौन सी उपाधि धारण की? तो रोमन सम्राट की तरह कैसर और सीजर की उपाधि धारण की। प्रथम राजधानी कुषाणों की पेशावर थी तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क बौद्ध धर्मानुयायी था। चौथी बौद्ध संगीति उसके समय होती है और कुछ महत्वपूर्ण जो विद्वान थे जैसे अश्वघोष, वसुमित्र, नागा अर्जुन, चरक, ये सब उसके दरबार में रहते थे। सिल्क रूट पर कनिष्क ने नियंत्रण कर लिया और इसे द्वितीय अशोक कहा गया। अब यहाँ से हम मौर्योत्तरकालीन विशेषताएं देखेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट में यानी कि मौर्योत्तर काल का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दी थी वहाँ पर कि किस प्रकार से सातवाहनों की यानी ब्राह्मण वंश जितने भी थे चारों, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या प्रशासनिक उपलब्धियाँ रहीं। यहाँ पे हम बात करेंगे इन 4 वंशों से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए कुषाणों ने यानी कि छत्रप प्रणाली चलाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि छत्रप प्रणाली का संबंध किस शासक से है यानी किस राजवंश से है। तो ये छत्रप प्रणाली का संबंध जो है कुषाण शासकों से है। और उसके बाद यहाँ से प्रश्न बनेगा सिक्कों से लेकर के। तो जो सोने के सिक्के थे इस काल में वो निष्क या स्वर्ण कहलाते थे। तो स्वर्ण तो साधारण है, स्वर्ण तो सोने के बने हुए थे इसलिए स्वर्ण ही कहलाएंगे, लेकिन निष्क जो है वो सोने के सिक्के कहलाते थे। उसके बाद चांदी के सिक्के को शतमान कहा जाता था तथा तांबे के सिक्के को काकड़ी कहा जाता था। तो याद रखिएगा इन तीनों से ही। और एक और बात यानी कि इन तीनों को तो मिलाकर सोने, चांदी, तांबे और शीशे के यानी चारों धातुओं को मिलाकर एक सिक्का निर्मित किया जाता था। उस सिक्के को हम करसापड़ के नाम से जानते थे। तो अगर कभी आपसे करसापड़ पूछ लेगा ये किस चीज़ का सिक्का है तो ये चारों धातुओं को मिलाकर बनाया जाने वाला सिक्का है। और शीशों के सिक्के से संबंधित मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है कि जो शीशे का सिक्का था वो महत्वपूर्ण रूप से सातवाहनों की देन है, यानी सातवाहन वंश ने ही भारत में शीशे के सिक्के चलाए थे। तो इस प्रकार से सिक्कों से जो भी प्रश्न बनेंगे वो ये थे। उसके बाद यहाँ बंदरगाहों से भी प्रश्न बनेगा क्योंकि इस पर इतनी उन्नत राज्य व्यवस्था हो चुकी थी कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ पर भारत से व्यापार विदेशों में होता था, यानी कि आसपास के जितने भी देश थे उन सबसे आयात निर्यात होता था। यवनों से तो खास तौर पर यानी कि जो यवन थे उनसे व्यापार होता था और इसके तो अनेक प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इस काल में ज़्यादातर व्यापार जो था वो पश्चिमी तट से ही होता था, लेकिन पूर्वी तटों से भी व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट के जो कौन से प्रमुख बंदरगाह थे जहाँ से व्यापार होता था। तो पूर्वी तट पर जो प्रमुख बंदरगाह था वो अरकामेडू था तथा जो पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था वो बैरीगाजा या फिर भड़ौच कहा जाता है इस बंदरगाह को। तो यहाँ से प्रश्न बना हुआ है कि अरकामेडू जो है एक तो ये किस तट पर पड़ता है भारत के, तो ये पूर्वी तट का भाग है और ये जो है मौर्योत्तर काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला बंदरगाह है पूर्वी तट का। और पश्चिमी तट में बैरीगाजा या भड़ौच जो है प्रयोग होता था। उसके बाद इस काल में जो सबसे प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। और आप जानते हैं कि मौर्य काल में भी जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था, यानी भारत सदा ही वस्त्रों के उद्योग में उन्नत कार्य करता आया है। तो अनेक प्रकार के वस्त्र, मलमल है, सिल्क है, इन सब की चर्चा की गई है। और मौर्य काल में भी आपने देखा था कि किस प्रकार से वस्त्रों के उद्योग में भारत जो है बहुत उन्नत था और विदेशों तक जो है व्यापार होता था। दूसरा एक और चीज़ की काली मिर्च का व्यापार, यानी कि भारत के दक्षिणी भाग से जो है मसालों का व्यापार होता था। और जो काली मिर्च है वो अत्यंत प्रिय मानी जाती थी यवनों की, इसलिए अगर प्रश्न बनेगा कि यवन प्रिय किसे कहा जाता है तो ये काली मिर्च है। काली मिर्च जो है विदेशी लोग मांस को संरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग करते थे, तो काली मिर्च को यवन प्रिय के नाम से भी जाना जाता है।
अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस टेबल को, इसमें गांधार कला और मथुरा कला दी हुई है। और अभी पीछे मैंने आपको बताया कि हेलेनिस्टिक आर्ट जो है गांधार कला से संबंधित है, यानी कि ये यवन और भारतीय कला का मिश्रण है। तो यहाँ पे जो गांधार कला और मथुरा कला में अंतर नहीं आपसे पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि ये गहरे काले और नीले रंग के पत्थरों का प्रयोग किस प्रकार की कला में किया गया है। तो ये चार्ट समझ लेना, यानी ये टेबल समझ लेना आपके लिए आवश्यक है। तो देखिए गांधार कला और मथुरा कला में क्या अंतर था। जो गहरे काले और नीले रंग के जो पत्थर होते हैं, जो कुछ स्लेटी टाइप के दिखाई देते हैं, इन पत्थरों का प्रयोग गांधार कला की मूर्तियों के लिए किया गया। तथा मथुरा कला में जो जिस पत्थर का प्रयोग किया गया वो लाल पत्थर था, लाल बलुआ पत्थर। उसके बाद गांधार कला यथार्थवादी थी। यथार्थवादी यानी ये सत्य पर आधारित थी, जो जैसा था उसी प्रकार के चित्र बनाई गए यानी मूर्तियां बनाई गई। लेकिन मथुरा कला आदर्शवादी है, यानी ये किसी प्रकार की त्रुटि अपने देवी देवताओं में नहीं दिखाती है, उसके वो पूरी तरह से आदर्शवादी कला थी। और आदर्शवाद का संबंध जो है मथुरा कला से है। इसके बाद जो मुख्यतः गांधार कला में बौद्ध मूर्तियां बनाई गई तथा मथुरा कला में जैन धर्म की मूर्तियां बनाई गई। इस प्रकार से ये चैप्टर अब ओवरऑल खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ चैप्टर पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूरी बनाएं, ताकि आप क्लासरूम में जब परीक्षा देने जाएं तो अच्छा स्कोर गेन कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।